देखिए, जहां तक मुझे नॉलेज है, मेरी जानकारी है, तो ऐसा होता है कभी भी सिलेक्शन में कि बीसीसीआई प्लेयर्स का पूल बनाती है। उस पूल का ऑक्शन होता है और जितने भी ये फ्रेंचाइजी ओनर्स होते हैं, ये सब उस ऑक्शन के अंदर से प्लेयर को लेते हैं। अब अगर इन्होंने लिया है, क्यों किया है, क्या क्या मैंने इसके समर्थन में हूं, अगेंस्ट में बीसीसीआई का ये है। लेकिन हम तो पहले से बोल रहे थे ना, हम तो पहले से बोल रहे थे कि जब भारत पाकिस्तान के साथ मैच खिला रहा था तब हमने आपत्ति जताई थी। हमने कहा था कि पाकिस्तान वही है जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है और उसका खामियाजा भारत भुगत चुका है। आपने देखा 26/11 हो गया, पुलवामा हो गया और रिसेंटली ही पहलगाम हुआ था जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आकर हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ दिए। बेकसूर बेगुनाह पर्यटकों को मजहब की बुनियाद के ऊपर गोली मार के जान से मार डाला था। उसके बावजूद हमने कहा नहीं खेलना चाहिए, मगर भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला। क्यों खेला? चुनिंदा रुपयों के लिए। वारिस पठान तो थूकता है ऐसे रुपयों के ऊपर जहां पे मेरे देश की मान, मर्यादा, इज्जत की बात आ जाए, जहां पे मेरे बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आप क्रिकेट खेल रहे हो उनके साथ में। अब ये जो भी है सरकार का निर्णय है, शाहरुख खान को इसका फैसला करना है, वो क्या फैसला लेते हैं उनका है, उस पर मैं क्या बोल सकता हूं। लेकिन एक चीज और भी है कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वहां की सरकार को भी फॉरन स्टेप्स लेना चाहिए माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन के लिए। वहीं पर आप देखिए भारत में भी होता है, भारत के अंदर भी मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों की बेगुनाहों को जेएसआर के नाम पे कभी मार दिया जाता है, कभी गाय के झूठे इल्जाम लगाकर उनको मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। तो जब तो सब खामोश बैठते, कंडेमनेशन भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। इतना ही नहीं, जब इखलाक के जो मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, उसके जो कातिल जब बाहर आते हैं उनको फूल हार लड्डू खिलाया जाता है और उसके बाद योगी सरकार उन कातिलों के ऊपर से केस विड्रॉ करने की बात करती है। तो मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देना नहीं हुआ क्या? कंडेम होना चाहिए, कंडेमनेशन होना चाहिए। जहां भी वायलेंस का मैंने हमेशा कंडेम किया था, करता हूं, करता रहूंगा। किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वहीं भारत सरकार की जवाबदारी भी बनती है कि हमारा नेबरिंग मुल्क है बांग्लादेश, तो उचित स्टेप्स लेना चाहिए ताकि वहां की माइनॉरिटी प्रोटेक्ट हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि शाहरुख खान हो गया होगा? आपको लगता है वारिस भाई कि शाहरुख खान या केकेआर को माफी मांगना चाहिए जिस तरीके से बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिया गया? अब देखिए, वो माफी मांगे नहीं मांगे तो उसको गद्दार है, फद्दार है, दुनिया भर की गाली गलौज की जा रही है। ये शाहरुख खान वही है जो इनके साथ ही थे। शाहरुख खान तो एक इंटरनेशनल फिल्म पर्सनालिटी है, लेकिन इस तरह गद्दार है, फद्दार, ये सब बोलने का क्या है? आप देखिए बांग्लादेश की प्रेसिडेंट शेख हसीना, वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली से उनको कब निकालेंगे मोदी जी? उसको तो रखा है वहां पर। तो ये सरकार की जो दो मुहैया हिपोक्रेसी है ना, ये गंदी है। आपको बोला था पाकिस्तान के, हमने ऑब्जेक्शन उठाया था कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच मत खेलिए। आप उसी वक्त अगर रुक जाते तो इस तरह की घटनाएं होने से बच सकती थी, इस तरह के वाकये आने से बच सकते थे। वही हम देख रहे कि अजित पवार जो कह रहे कि जो लोग 70,000 रुपए करोड़ का आरोप लगाते आज मेरे साथ है कि नहीं सरकार, कैसे देखते हैं? देखिए, ये करप्शन का कितना बड़ा मामला है। वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर 70,000 करोड़ का इल्जाम लगा था, फिर भी आज मैं बीजेपी के साथ में सत्ता के अंदर बैठा हूं। तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन बन गया है। आप जितना करप्शन चाहे करिए, बाद में जब हमारे पास आ गए तो अब दूध के धुले हो जाते हैं। अब यही मोदी जी ने कहा था, इन्होंने 70,000 करोड़ का घपला कर दिया। यही देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि हम अजित पवार को जेल में डालेंगे। इन जेल अजित दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, ये उनके अल्फाज थे फडणवीस। अब क्या हो गया? ये करप्शन खत्म करने की बात हो रही है क्या? ये करप्शन को बढ़ावा देने का काम नहीं। तो हम तो वही बोल रहे हैं, जब करप्शन के खिलाफ पूरा देश है तो ऐसे करप्ट लोगों को क्यों बीजेपी मौका दे रही है, क्यों बीजेपी उनको समर्थन कर रही है? तो ये महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है कि करप्ट इतना बोलने वाला, खुद छाती ठोक के जो बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? तो जनता उनको जवाब देगी बराबर वोट के जरिए से इस मर्तबा महाराष्ट्र चुनाव में। राहुल नार्वेकर का जिस तरीके से वीडियो वायरल धमकाने को लेकर अपोजिशन कैंडिडेट है लीडर को लेकर कैसे देखते हैं कि बीजेपी की तो धांधली और दादागिरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर
उनका इस तरह से एक वहां पर जाना जहां पे फॉर्म भरे जा रहे थे, नगर पालिका चुनाव को लेके कैंडिडेट्स मौजूद थे, वहां वो चले जाते अपने तीनों परिवार के सदस्यों को लेके जिनके फॉर्म वहां पर भरने आरओ के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, उसके बार बार डंडा लेकर एक कोई एक्स एमपी थे उनको धमका रहे हैं, फिर फोन कर रहे हैं कि अब भी इनका सिक्योरिटी निकाल दो। तो ये राहुल नार्वेकर को मैं पूछना चाहता हूं, किसने अधिकार दिया इस तरह का एक्शन लेना? क्या ये कायदे कानून से बड़े हो गए हैं? क्या धांधली दादागिरी इस तरफ चली जाएगी कि आप जो चाहे कर लेंगे? आपको सबसे पहले तो आप किस हैसियत से आरओ के ऑफिस में गए, यही आपत्ति वाली बात है। आप कोई नहीं होते, कैंडिडेट जाएगा, उसके बाद हमको जो जानकारी मिल रही है वो ये आप मालूम पड़ रही है कि वहां बैठे रहे, बैठ के अपने भाई का, अपने रिश्तेदारों का फॉर्म पास कराया, उसके बाद बार है। जबकि कितने इच्छुक उम्मीदवार जो वहां पर फॉर्म लेके बैठे थे फाइल करने के लिए, उनको भगा दिया गया कि वक्त खत्म हो गया, चले जाइए आप। तो क्या हो रहा है ये? इलेक्शन कमिश्नर को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि ये किस हैसियत में वहां गए, क्यों वहां बैठे, क्यों इस तरह की बातों का इस्तेमाल किया अल्फाज का। तो मैं समझता हूं काफी लोग उनके खिलाफ केस भी कर रहे हैं। तो इंक्वायरी होना चाहिए, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए ताकि आगे से ऐसा रोके, वरना फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर आप बस ऊंची ओहदे के ऊपर पोजीशन में हो तो आप जाके कुछ भी कर लेंगे क्या? वही हम देख रहे हैं कि प्रचार सभा जो है बीएमसी को लेकर चालू हो गई है हर जगह। हम देख रहे हैं आज महायुति की भी सभा है डोम में। ऐसे में एमआईएम का भी क्या सभा असदुद्दीन ओवैसी की आने वाला मुंबई? जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत और मजबूती के साथ ये नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है और यकीनन हमारे प्रेसिडेंट है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो गोवंडी से अपनी प्रचार सभा शुरू करेंगे महाराष्ट्र के लिए। आज इंशाअल्लाह सभा है, हजार लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं क्योंकि असद साहब को सुनने के लिए तो उनकी दीवानगी है। तो सभा स्टार्ट होगी, उसके बाद में असद साहब यहां से महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों के अंदर जाएंगे, जहां जहां हमारे उम्मीदवार खड़े हो वहां प्रचार करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हमारे दूसरे स्टार प्रचारक जो माशाअल्लाह धमाकेदार एक फायर ब्रांड हमारे जो नेता है हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्दी आएंगे और प्रचार करेंगे। और हम लोगों के सामने जा रहे डेवलपमेंट, विकास मुद्दे को लेकर, सिविक एम्यूनिटीज के जो इतने बरसों से जो सत्ता में रहकर मलाई खाने वालों ने कुछ नहीं किया मुंबई करों के लिए, रस्तों के लिए, ड्रेनेज के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए, तो वो तमाम मुद्दे लोगों के सामने रखेंगे कि ठीक है आपने सबको आजमाया, हमको आजमाइए। किस तरह से आपने वोट दिया, सत्ता की कुर्सी पे बैठे, मलाई खाई, नोटें बनाई, मगर आज भी एक बारिश आती है आधे घंटे में मुंबई ठप हो जाता है, पानी भर जाते हैं, ट्रेनें बंद हो जाती है। विकास के नाम पे इनके पास कोई बात नहीं है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इनके पास उसके लिए कोई पर्याय नहीं। किस तरह से पोल्यूशन को रोके? मुंबई की उच्च न्यायालय तक इंटरफेयर करके बोलती है मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर को कि आप क्या कर रहे हो, फटकार लगा दिए। तो ये सारी चीजें हैं जो मुद्दे हैं बेसिक सिविक एम्यूनिटीज के लिए ये इलेक्शन होता है। तो हमको यकीन है लोग हमारी बात मानेंगे, हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे, हमको दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाजेंगे और इंशाअल्लाह इस मर्तबा महाराष्ट्र से हमारे ज्यादा कॉर्पोरेटर्स चुनकर कॉर्पोरेशन में जाएंगे।